गुड मॉर्निंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स, बैंकिंग। कल मैंने कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन, कमर्शियल बैंक की फंक्शन, कमर्शियल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक कैसे लीड करता है मार्केट में, वो मैं दे दिया था। टुडे इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल बैंक। कल मैं डिस्कस भी किया था सेंट्रल बैंक क्या है। सेंट्रल बैंक इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ईच एंड एवरी कंट्री हैज द सेंट्रल बैंक। अब वो सेंट्रल बैंक की ब्रांचेस भी ओपन होता है, जैसे हमारे इंडिया में 7-8 ब्रांचेस हैं इन द मल्टीपल सिटी। तो वो कॉमनली ऑर्गेनाइज करता है, क्योंकि हर सिटी में, हर स्टेट में कमर्शियल बैंक इज देयर। तो स्टेट वाइज, सिटी वाइज इसको हैंडल करने के लिए एक ब्रांच के लिए पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए सेंट्रल बैंक कलकत्ता में भी है, दिल्ली में भी है, मुंबई में है, पुणे में है, बेंगलोर में है, अहमदाबाद में है, चंडीगढ़ में है, कैसे करके 9 ब्रांचेस आर देयर इन द इंडिया। तो सेंट्रल बैंक इसीलिए होता है। सेंट्रल बैंक किसको कंट्रोल करता है, हमने कल डिस्कस किया था। इट्स कंट्रोल टू द कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक इज नॉट डायरेक्टली डीलिंग विद द पब्लिक। तो सेंट्रल बैंक खाली कमर्शियल बैंक को डील करता है, उनको हेल्प करता है, उनको गाइडलाइंस देता है, एज वेल एज टू द इट इज ए कमर्शियल बैंक इज आल्सो known, central bank is also known as a government bank, or because the central bank can give the loan to the government also. Government जब लोन लेगा वो कमर्शियल बैंक से लोन नहीं लेगा, गवर्नमेंट लेगा सेंट्रल बैंक से, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेगा। तो सेंट्रल बैंक इज डूइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एनी कंट्री। कोई भी कंट्री में सेंट्रल बैंक एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पार्ट को हैंडल करता है। इसको इसीलिए इम्पोर्टेंस दिया जाता है क्योंकि वन कंट्रोल शुड बी मेड फॉर द इकोनॉमिक्स। इनकी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, इसके बहुत सारे ग्रुपिज्म है, तो उनको सबको इकट्ठा करके, एक साथ करके, एकोमोडेट करके टोटल इकोनॉमिक को कंट्रोल इज ओनली बाय द सेंट्रल बैंक। नाउ द डेफिनेशंस कम। द सेंट्रल बैंक इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। बाद में आएंगे, पहले डेफिनेशन को रीड करके पीडीएफ फाइल को जो मैंने आज सुबह भेजा तो उसको देख लो। वहां पे बोल रहा है द सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स, APEX। इस वर्ड को जिंदगी भर याद रखना। इफ यू आर कंटिन्यूड फॉर द कॉमर्स के कंटिन्यू करोगे, आगे जाके CA करोगे, ICW करोगे, कंपनी सेक्रेटरी करोगे, लॉ करोगे, एपेक्स वर्ड को यूज रखना बहुत। द सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स, द बॉडी दैट द कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंट्री. It is known as the apex. Apex, what is the meaning of apex? Apex is the supreme power. Apex, APEX, is known as the supreme power. The apex is known as the supreme body or supreme power, as it is occupied the topmost position in the monetary and the banking system of a country. All the functionally developed countries have their own central bank. India's central bank is known as the Reserve Bank of India, or RBI in short form. RBI was established in April 1st, 1935 under the Reserve Bank of India Act passed in 1934. सोचो ये कब सेंट्रल बैंक और RBI की रेगुलेशन स्टार्ट हुआ था? 1934, बिफोर इंडिपेंडेंट। उस टाइम में सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं था, रिजर्व बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स था। इसलिए था क्योंकि उस टाइम में ब्रिटिश रूल कर रहा था। आफ्टर इंडिपेंडेंस इट बिकेम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द सेंट्रल बैंक इज नोन एज द डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट कंट्रीज। इन इंडिया इट इज नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन UK it is a Bank of England, and in USA it is known as the Federal Reserve Bank, Federal Reserve बैंकिंग सिस्टम। तो डिफरेंट कंट्री में अपना अपना चॉइस के हिसाब से अलग अलग नाम दे रखा है। जैसे शेयर मार्केट में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे इंडेक्स, निफ्टी, सेंसेक्स नाम है। सेम ऑन बाहर जाओगे तो ड्यूक, निक्लो, तो अलग अलग नाम से उन लोग अपना अपना हिसाब को उसको चेकअप करता है। तो द मेन फंक्शन और द मेन डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक of a country. Apex मतलब supreme bank or supreme power bank body of a country. Now the function of central bank, come to the board. मैंने function of central bank यहाँ पे दिया। First is a currency authority. Second,
बैंकिंग टू द गवर्नमेंट, मैं अभी भी डिस्कस किया, द सेंट्रल बैंक इज ओनली वन बैंक जिससे गवर्नमेंट अपना लोन क्रिएट करता है। बैंकर्स एंड सुपरवाइजर्स, बैंकर्स बैंक मैंने कल भी डिस्कस किया था, कमर्शियल बैंक को कौन पैसे देता है? सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दैट इज व्हाई इसको बैंकर्स की बैंक बोला। हमारे बैंकर्स कौन होगा? ऑल द कमर्शियल बैंक, बिकॉज वी आर टेकिंग द लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इन द मार्केट। बट बैंक कहां से लोन लेगा? बैंक लोन लेगा फ्रॉम द रिजर्व बैंक, इसीलिए बैंकर्स बैंक, बैंक की बैंकर्स बोला जाता है उसको। तो सेंट्रल फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज वन ऑफ द बैंकर्स बैंक एंड इट इज अ सुपरवाइजर बैंक आल्सो। इसको सुपरवाइजर बैंक भी बोला जाता है बिकॉज central bank supervise all the commercial banks. All the commercial bank have to follow the guidelines time to time released by the central bank at any moment. कभी भी वो डिस्कस करेगा, कभी भी नोटिफिकेशन डालेगा, कभी भी कोई रूल को अमेंड कर सकता है and is forward to the commercial bank and commercial bank have to follow. Otherwise there is a penalty and there is a legal steps taken by the Reserve Bank of India. And the next is the control of money and supply. This is the main function of the Reserve Bank of India. Reserve Bank of India और Central Bank की main function होता है controller of money supply and credit. कितना मनी मार्केट में सप्लाई करेगा, कितना मनी मार्केट से निकाल लेगा, क्रेडिट फैसिलिटी कितना दिया जाएगा, रेट क्या होगा, क्या रेट्स में बैंक को लोन देगा, बैंक किस रेट में कस्टमर को लोन देगा, each and every point to be described by the central bank and it is to be tendering or it is to be handed over to the commercial bank and commercial bank उसको follow करेगा. This mean that is why the word apex is coming out, the supreme power or supreme body of the bankers bank. And last is the custodian of foreign exchange reserve. आप लोगों को पता होगा foreign exchange is the big market. Other than foreign exchange, GDP की growth और GDP की growth जो up and down होता है that is depend 40% on foreign exchange, 60% on inland और international national exchange rate. तो जीडीपी ग्रोथ की 40% डिपेंड करता है फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर। फॉरेन एक्सचेंज मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ काइंड्स, इन टर्म्स ऑफ सुपरवाइजिंग, इन टर्म्स ऑफ हाईटेक नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ गुड्स सप्लाई एंड गुड्स परचेज। तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज हो सकता है, खाली इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की नहीं होता है, टेक्निकल नो हाउ भी एक्सचेंज होता है, एजुकेशनल एक्सचेंज होता है, लीगल स्टेप एक्सचेंज होता है एंड स्टॉक मार्केट तो है इसका लास्ट में जो इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोला जाता है, दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एज वेल एज द पेपर इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द फंक्शन, दैट इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आप यहाँ पे दो तीन चीज मैं फॉलो करूंगा वन बाय वन। द फर्स्ट पॉइंट इज द करेंसी अथॉरिटी। पीडीएफ फाइल में स्टार्ट करो, वहां पे चेक करो करेंसी अथॉरिटी और द बैंक ऑफ इशू। सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। तो ये जो हम लोग नोट यूज कर रहे हैं, कॉइन यूज कर रहे हैं, तो ये कौन इशू करता है, कौन प्रिंट करता है, किसके अंडर में प्रिंट होता है, किसकी अथॉरिटी में प्रिंट करता है, कौन काउंटिंग करेगा, कितना प्रिंट होगा, प्रिंट होने का बाद तुरंत मार्केट में आता है नहीं आता है, स्टोर जैसे हम लोग स्टोर करते हैं कोई भी चीज, करेंसी को भी स्टोर किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। देयर इज ए बिग वॉल्ट। प्रिंटिंग हाउस, इनके अपना प्रिंटिंग हाउस है, प्रिंटिंग हाउस में नोट प्रिंट हो रहा है, वो नोट प्रिंट होने का बाद सीरियल नंबर लगने के बाद तुरंत वो स्टॉक में नहीं आता है, वो प्रिंट हाउस में पड़ा रहता है क्योंकि वो अभी तक ऑथोराइज नहीं हुआ है। ऑथोराइज होने का बाद वो स्टॉक रजिस्टर में एंट्री होता है। जैसे सेम ऑन स्टॉक सीमेंट का, हमने सपोज सीमेंट का बिजनेस कर रहे हैं तो 2 ट्रक सीमेंट आया, उसमें 100 बैग्स ऑफ सीमेंट आया, तो 100 बैग सीमेंट ट्रक में खड़ा है आउट ऑफ द स्टोर, तो हम उसको स्टॉक में नहीं लेते। सिमिलर वे में जब प्रिंटिंग हाउस में नोट प्रिंट होता है तो वो स्टॉक में नहीं लिया जाता है, जिस दिन जरूरत पड़े उस दिन वो प्रिंट हाउस से उस स्टॉक को कैरी करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपने पास अपना रजिस्टर में एंट्री लेगा, ऑथोराइज करेगा, ऑथोराइज करने के बाद उसका मार्केट वैल्यू क्रिएट हो जाता है। Until unless it is authorized by the Reserve Bank of India, वो market value create हो जाए, is a same as a paper note, only the एक piece of paper। तो जब तक ऑथोराइज नहीं होता तब तक उसकी मार्केट वैल्यू क्रिएट नहीं होता। ये ध्यान रखो कि प्रिंटिंग होके पड़ा रहता है, जब जरूरत पड़ता है उसको मार्केट में इशू किया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा के वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा कैसे मार्केट में कैश इनफ्लो होता है। मार्केट में मतलब बैंक के पास, कमर्शियल बैंक को दिया जाता है, कमर्शियल बैंक कस्टमर को या पब्लिक के थ्रू मार्केट में कैश को इनफ्लो कर देता है।
तो दिस इज द पॉलिसी और सिस्टम। यहाँ पे बोला ऑल द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इट इज ए मॉनेटरी लायबिलिटीज। जितना करेंसी मार्केट में आएगा उतना वैल्यू ऑफ एसेट रिजर्व बैंक के पास होना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारे पास 100 रुपया की गोल्ड है। दैट इज द सिस्टम। द मनी इज इशूड इन द मार्केट अगेंस्ट द गोल्ड। सिंपल चीज। आप देखो, तुम लोग सुना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नए नए स्कीम तैयार कर रहा है, नए नए स्कीम को लॉन्च कर रहा है, पब्लिक को बोल रहा है आपके घर पे जितना गोल्ड है आप मेरे पास रखो एज ए डिपॉजिट। एंड उसके अगेंस्ट में आपको क्या देंगे जब जरूरत पड़े, चाहे वो ऑर्नामेंट फॉर्म में हो, चाहे वो बार फॉर्म में हो या बिस्किट फॉर्म में हो, मेरे पास आप डिपॉजिट रख लो। तो इसके बाद क्या होगा, गवर्नमेंट का पास गोल्ड करेंसी ज्यादा आ जाएगा एंड अगेंस्ट दैट वैल्यू गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन प्रिंट ए नोट और करेंसी एंड इशू इन द मार्केट। तो जितना नोट करेंसी सर्कुलेशन होता है मार्केट में, जीडीपी ग्रोथ की और इंप्रूवमेंट और द जो ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज डिपेंड ओनली ऑन द इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ नॉट शेयर्स, इशू ऑफ करेंसी नोट। तो वही चीज गवर्नमेंट बार बार इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा है कि घर पे हम लोग अगर इसको एक बार चेकअप करेंगे, ईच एंड एवरी हाउस देयर इज अ गोल्ड, वो यूज नहीं हो रहा है, वॉल में पड़ा हुआ है, अपना सेफ लॉकर में पड़ा हुआ है, यूज नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट बोल रहा है उस गोल्ड को निकालो, उसी फॉर्मेट में मेरे पास जमा कर दो, वी विल पे यू द इंटरेस्ट, जब मर्जी मेरे से लेके चले जाओ। तो वैल्यू ऑफ गोल्ड जैसे गवर्नमेंट का पास हो जाएगा उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट करेंसी नोट मार्केट में इश्यू कर सकता है। तो दिस इज ए फुल एक सर्कुलेशन ऑफ द वैल्यूएशंस ऑफ करेंसी। लास्ट में देखो यहाँ पे बोला है एडवांटेज ऑफ सोल अथॉरिटी ऑफ द नोट इशू विद द आरबीआई। क्या एडवांटेज होता है? फर्स्ट पॉइंट, इट लीड टू द यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। यूनिफॉर्मिटी मतलब वन मैन कंट्रोल। सेकंड, इट गिव्स टू द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई because the currency with the public is a part of the money supply। मनी सप्लाई कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। किसको करेगा? कमर्शियल बैंक को बोलेगा। कमर्शियल बैंक को क्या टेक्निक बता के देगा? बोलेगा आप लोन की इंटरेस्ट कम कर दो, हाउस लोन है, कार लोन है, एजुकेशन लोन है, मैरिज लोन है, फार्मिंग लोन है, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है, जितना भी लोन की कैटेगरी है, बोलेगा आप इसी लोन की कैटेगरी को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दो। ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, पब्लिक विल बी रन टू द कमर्शियल बैंक। बोलेगा ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। हाउस लोन अभी जैसे मार्केट में हाउस लोन आज के दिन में रेट चल रहा है 8.63% पर एनाम बेसिस। अगर यही हाउस लोन अभी 6% में आ जाएगा, देखो कितनी पब्लिक जाके बैंक में खड़ा हो जाएगा कि मेरे को लोन दो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो मेरे को कम पैसे चुकाने पड़ेंगे टू द बैंकर। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द कस्टमर। तो ऐसे करके मार्केट में पैसे आ जाता है। इस पैसे का सेविंग कल मैंने दिखाया था, मनी मल्टीप्लाई कैसे होता है। अगर 1000 रुपीज हम मनी बैंक में डालते तो 5 टाइम्स क्रिएट हो जाता है। दैट मीन्स 5000 में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, क्योंकि मेरा पास पैसे आया, मैं उसको दोबारा एक्सपेंड करूंगा मार्केट में, जिसका पास गया वो दोबारा उसको डिपॉजिट करेगा बैंक में। तो दिस इज द सर्कल ऑफ मनी and this is the circle of money supply. This is a very important chapter, important topic also. Second point, third point is enable the government to have the supervisions and control over the central bank with the respect of issue of currency note. अब खाली सेंट्रल बैंक को देने का एक और भी मतलब है गवर्नमेंट का कंट्रोल। एक सिंगल पर्सन को कंट्रोल करना इज वेरी इजी, अगर वो मल्टीपल हो जाएगा तो डिफिकल्टीज क्रिएट हो सकता है। तो इसीलिए एक सिंगल हैंड को दिया जाता है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, इट एंश्योर द पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम। पब्लिक का फेथ जो होता है, जो उनके ऊपर एक भरोसा होता है, वो भी उनके ऊपर एक सिस्टम को क्रिएट करता है। लास्ट, इट हेल्प द स्टेबिलाईजेशन इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी। स्टेबिलाईज मतलब वैल्यू को कंट्रोल करना। रिजर्व बैंक के लिए भी ये कंट्रोल करने पॉसिबल होता है। अगर वो मल्टीपल बैंक इशू करेगा मार्केट में तो कौन कितने इशू करेगा, दैट इज ए बिग ट्रैक। तो उसको भी ट्रेस आउट करना भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है कंटिन्यू, इसीलिए सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है। दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक्स टू द गवर्नमेंट। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, यहाँ पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि गवर्नमेंट को लोन देने के लिए एक ही बैंक एक एक कंट्री में होता है, एंड दैट इज नोन एज अ सेंट्रल बैंक। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया act as a banker's agent and the financial advisor to the central bank government and as well as the state government. As a bankers, it carries out the banking business of the government. It maintains the currency account and keeping their cash balances, is accept the receipt and make the payment
of the government and the carries out the exchange and remittance and other banking operation. गवर्नमेंट की जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जैसे हम लोग गवर्नमेंट की बजट बनता है, बजट बनने के बाद डेफिसिट आएगा, बैलेंस बजट बन सकता है, सरप्लस बजट भी बन, सरप्लस मतलब इनकम ज्यादा एक्सपेंसेस कम, डेफिसिट मतलब इनकम कम एक्सपेंसेस ज्यादा, बैलेंस बजट मतलब इनकम एंड एक्सपेंसेस बोथ आर सेम. तो जनरली आज तक सरप्लस बजट एक भी नहीं हुआ, ऑल आर इन डेफिसिट बजट. इट मे बी द वेरी लो और मे बी द एक पार. तो जो भी है, जब डेफिसिट बजट हो जाता है तो गवर्नमेंट तो एक अपना प्लानिंग करके ही चलता है. 5 years प्लान, एवरी 5 years में वो चेंज होते रहता है. 5 साल में कोई भी गवर्नमेंट जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है वो गवर्नमेंट अपना बजट बनाएगा कि मैं 5 साल में क्या क्या करूंगा, कहाँ पे खर्चा आएगा एंड कहाँ कहाँ से मेरा पैसे आएगा. गवर्नमेंट की इनफ्लो ओनली फ्रॉम द टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स एंड सम इम्पोजिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैक्स फ्रॉम द पब्लिक एज वेल एज द फॉरेन करेंसी. एक्सपोर्ट करने का बाद जो पैसा इंडिया में आता है उसमें से कुछ पोर्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को डिवाइड किया जाता है. ये जो हम लोग जीएसटी पर है, इनकम टैक्स रेट और सैलरी के ऊपर जो टैक्स जाता है, जीएसटी ऑन सेल ऑफ गुड्स, ये सारे जो टैक्स होता है, कस्टम ड्यूटी टैक्स, एक्साइज ड्यूटी टैक्स, ये सारे टैक्स गवर्नमेंट खाते में एज ए इनकम बिल्डअप हो जाता है. खर्चा कहाँ पे होता है? गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाता है, रोड बना रहा है, रेलवे ट्रैक बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है. आज के दिन में यू नो बेटर कि आज चाइना का साथ इंडिया का एक बिग कंफ्यूजन चल रहा है. उसके लिए आज हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर रशिया में जाके फाइटर पेमेंट, फाइटर जेट पेमेंट वो सब खरीद रहे हैं, तो उसके लिए भी फंड का जरूरत है. डिफेंस में सबसे ज्यादा जितना भी गवर्नमेंट की इनकम होता है उसकी 60% इंडिया स्पेंड करता है डिफेंस प्रोडक्ट में, परचेजिंग ऑफ द डिफेंस. अगर कंट्री को हम सेव नहीं कर पाएंगे तो कंट्री डेवलप करके फायदा क्या है? ये तो इंडिया की एक नजर है. 60% डेवलप, 60% इन्वेस्ट करते हैं डिफेंस में. यूके में जाके देखो वो 85% इन्वेस्ट कर रहा है अपना इनकम इन द डिफेंस सेक्टर में, एंड यूएस में 90% ऑफ द अमाउंट आर इन्वेस्टेड फॉर द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस में. तो ये स्ट्रेटेजी अलग अलग कंट्री का अलग अलग है. हम लोग डेवलपिंग है, हम लोग अभी डेवलप हुआ नहीं है. वो दैट यूके यूएसए आर द डेवलप्ड कंट्री, उनके डेवलप होने का चांसेस नहीं है. जो उनको चाहिए सब कुछ मिल गया, अब वो पैसा जितना कमा रहा है वो डिफेंस में लगा रहा है. दैट्स नो प्रॉब्लम. बट हम लोग को क्या देखने पड़ेंगे? हम लोग डिफेंस भी मतलब कंट्री को भी सेव कर, घर को भी सेव करने पड़ेंगे, घर को चलाना भी तो पड़ेंगे. तो दैट इज द थिंग कि 60% ऑफ द इनकम आर गोस टू द डिफेंस पर्पस. तो ये जो बजट तैयार होता है इसमें डेफिसिट आ जाता है. ये डेफिसिट बजट को फिर कौन कंट्रीब्यूट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इसीलिए इसको यहाँ पे बोला गया बैंकर्स बैंक और बैंकर्स टू द गवर्नमेंट. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, बैंकर्स बैंक एंड द सुपरवाइजर. बैंकर्स बैंक इसलिए बोला जाता है, मैं अभी डिस्कस किया कि सेंट्रल बैंक इज ओनली द बैंक इन द कंट्री टू हु इज प्रोवाइडिंग द लोन अमाउंट. अगर किसी की कोई भी कमर्शियल बैंक में फंडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, सपोज कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत सारे पब्लिक आ गया लोन लेने के लिए, बट उसके पास डिपॉजिट नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा? वो कहाँ पे जाएगा? वो रिड्यूस तो नहीं करेगा पब्लिक को, क्योंकि जितना मार्केट में लोन जाएगा उतनी इनकम रिटर्न होके आएगा, उसी का प्रॉफिट बैंक का अपने खाते में प्लस होते जाएगा. एंड दैट इज द इनकम इंक्रीज और जीडीपी इंक्रीज ऑफ द कंट्री. तो ये चीज ध्यान रखते हुए स्टेट बैंक क्या करेगा? अप्रोच करेगा रिजर्व बैंक के ऊपर. रिजर्व बैंक को बोलेगा भाई मेरे पास पैसे कमी है, आप मेरे को फंडिंग करो, मतलब मेरे को लोन दो. तो फिर वो रिजर्व बैंक क्या करेगा? स्टेट बैंक को पैसे फंडिंग कर देगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देगा कि ठीक है आप मेरे पास इतना गोल्ड जमा कर दो, इतना रेशियो में आपको मैं फंडिंग कर रहा हूँ. तो स्टेट बैंक जाके रिजर्व बैंक से पैसे लेके आएगा, पैसे को फिर मार्केट में छोड़ेगा एंड दे turn up their business with this way and they earn their income or profit and growth of the country. तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट दे रखा था. वन इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट and the closer of clearing house and the custodian of the cash reserve ratio. The lender of last resort में यहाँ पे वही बोल रहा था, when the commercial banks fail to meet their financial requirement, जो मैंने अभी बोला, from the other sources they approach to the central bank to give the loan and advance as a lender to the last resort, and central bank assist मतलब provide करता है, help करता है these bank through the discounting of approval security and the bill of exchange. तो वो क्या करता है? कुछ सिक्योरिटी बेच के पैसे उनको दे देता है. बोला ठीक है मेरे पास बॉन्डिंग करो, जैसे डिबेंचर. डिबेंचर वर्ड तुम लोग सुना,
क्लास 11 में सुना था, बट उसका फंक्शन अभी पता नहीं है। डिवेंचर एंड शेयर में कुछ प्रॉब्लम, कुछ डिफरेंसेस है, बाद में डिस्कस करूंगा, पार्ट ऑफ अकाउंट। तो वो क्या करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज इश्यू कर देता है कमर्शियल बैंक के ऊपर, उसके थ्रू वो पैसा फंडिंग कर देता है। तो एक रिसीविंग ले लेता है कि आपको 6 महीने के लिए इतना पैसा दिया जा रहा है, 6 महीने बाद आप लौटा देंगे तो बिल ऑफ एक्सचेंज आपको हैंड ओवर कर देगा। दिस इज ए प्रूफ ऑफ लीगल स्ट्रक्चर, नथिंग एल्स। तो उसमें उतना पढ़ने का तुम लोगों का जरूरत, जस्ट रीड इट आउट। एंड द लास्ट में दे रहा है द क्लियरिंग हाउस, द सेंट्रल बैंक होल्ड द कैश रिजर्व फॉर ऑल द कमर्शियल बैंक एज बिकेम द इजियर and the more convenient for it to act as their clearing house. All the commercial banks have their accounts with the central bank, and therefore the central bank can easily settle the claim of the various commercial banks against each other by making the debit and credit entries in their account. ये इसमें क्या बोल रहा है, क्लियरिंग हाउस। मैंने बहुत बार डिस्कस किया जब हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे थे क्लास 11 में, कि चेक आज हम लोग बैंक में डाला, वो 3 दिन बाद तुम्हारे खाते में प्लस होगा या 3 दिन बाद मेरे खाते में से माइनस होगा। अगर मैं चेक किसी को दे रहा हूँ 3 दिन बाद मेरे खाते में से माइनस होगा। अगर मैं किसी का चेक मेरे अकाउंट में डाला तो मेरे पास 3 दिन बाद वो कैश जमा हो जाएगा मेरे खाते में। ये कहाँ जाता है 3 दिन? 3 दिन ये क्लियरिंग हाउस में चेक घूमते रहता है। इसलिए बोला कि सेंट्रल बैंक के पास सारे बैंक की अपना अपना अकाउंट खोल रखा है, तो वहाँ पे डेबिट क्रेडिट के एक जनरल एंट्री के थ्रू सारे, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, स्टेट बैंक ने सपोज 5 लाख की चेक उसके पास जमा हुआ, और वो चेक कहाँ से आ रहा है, पंजाब नेशनल बैंक से चेक आ रहा है 5 लाख की चेक। तो किसी ने पंजाब नेशनल बैंक, एक कस्टमर है मार्केट में जिसने पंजाब नेशनल बैंक की चेक इश्यू किया, एक कस्टमर दूसरे मिस्टर बी को जिसका अकाउंट स्टेट बैंक में है। इसका मतलब ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, पंजाब नेशनल बैंक डेबिट होगा, माइनस हो जाएगा, एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट हो जाएगा 5 लाख से 5 लाख से। तो ये कौन करेगा, क्लियरिंग, इसका चेकिंग कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। तो ईच एंड, जैसे हम लोगों का ग्रेटर नोएडा, नोएडा में एक क्लियरिंग हाउस पड़ा हुआ है, क्योंकि ये सारे चेक लेके रिजर्व बैंक में कोई नहीं जाता है, इनकी सब ऑफिस खोल के रखा है सिटी वाइज। दिल्ली में है, नोएडा में है, फरीदाबाद में है, हरियाणा में, 4 में है। तो क्योंकि यहाँ पे जो एजेंट होता है कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत जल्दी टाइम पहुंचने पड़ता है, 10 बजे चेक लेके निकल जाता है बैंक से, वो 12:30-1 बजे तक वो चेक क्लियरिंग होके अपने अपने खाते में प्लस माइनस हो जाता है। दैट इज ए क्लियरिंग फैसिलिटीज इन द बैंक। उसको तुम्हें जानने का जरूरत इसलिए है कि तुम्हें ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि 3 दिन बाद क्यों ये प्लस होता है, 3 दिन बाद क्यों ये माइनस होता है। दिस इज द एक्टिविटीज ऑफ द सेंट्रल बैंक थ्रू द क्लियरिंग हाउस, नथिंग एल्स। नेक्स्ट, the controller of the money supply and the credit. The Reserve Bank of India is empowered to regulate the money supplies in the economy through the monetary policy. Very important part, monetary policy. आगे अगर इकोनॉमिक्स लेके, एडवांस इकोनॉमिक्स लेके स्टडी करोगे तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर 6 टॉपिक्स हैं, इसके 7 बुक्स निकलता है। केंशन्स थ्योरी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, केंशन थ्योरी, केंशन इज यूके इकोनॉमिक्स, बहुत अच्छे बुक्स उन्होंने लिखा था। जो भी है, द मॉनेटरी पॉलिसी, इट इज ए पॉलिसी एडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी इकोनॉमी in the directions of credit control and money supply. आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, इसके ऊपर 3 पॉइंट मैंने देखो यहाँ पे बोला है। कंट्रोल ऑफ में मैंने यहाँ पे बोला है क्लियरिंग ऑफ रेपो रेट, बैंक डिस्काउंटिंग, बैंक रेट और डिस्काउंटिंग रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड द लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, एंड लास्ट में मार्जिन रिक्वायरमेंट। दिस इज अ फंक्शन, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द कंट्रोलर ऑफ the money supply and credit, controlling of money supply and credit. Repo rate, what is repo rate? Repo rate is the rate at which the central bank of a country advance loan against the approved security or eligible bill of exchange and increase. इसका मतलब ये रेपो रेट किसको बोलेंगे, जिस रेट में सेंट्रल बैंक लोन देता है कमर्शियल बैंक को। सिंपल, इतने याद रखो। जो सेंट्रल बैंक लोन दे रहा है किसको, कमर्शियल बैंक को, सम इंटरेस्ट टू बी चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड द रेपो रेट। अब एक चीज इमीडिएटली अपने दिमाग में सोचो, अगर सेंट्रल बैंक रेट इंक्रीज कर दिया तो कमर्शियल बैंक लोन नहीं लेगा। अगर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को बोल रहा है ठीक है आप मेरे से पैसे ले जाओ, 2% इंटरेस्ट दे देना, तब कमर्शियल बैंक भाग के जाएगा सेंट्रल बैंक के पास, बोले ठीक है मेरे को इतना करोड़ पैसे दे दो, इतना करोड़ अमाउंट दे दो, पैसे लेके आएगा तुरंत मार्केट में, क्योंकि उनकी खर्चा कितना 2%। अब वो मार्केट में बोलेगा ठीक है मैं मार्केट में हाउस लोन, अभी होम लोन चल रहा है 8.6, वो कम कर देगा 7%। जैसे 7% करेगा जितने भी पब्लिक है सारे भागेगा बैंक में जाके 7%।
1.5% कम हो गया हाउस लोन, अभी लोन उठा लो। तो अब बैंक खेल रहा है 7 और -2 मतलब 5% मार्जिन लेके, और हम पब्लिक का बेनिफिट कितना हो रहा है 1.5% की पर एनम का इंटरेस्ट। तो जो भी है एक इंटरेस्ट सब डिवाइडेड हो रहा है पब्लिक के अंदर, एक इंटरेस्ट बेनिफिट जा रहा है कमर्शियल बैंक के ऊपर। तो दिस इज द controlling of the credit, and that control has been only done by our central bank or Reserve Bank of India. So this is called the repo rate. Next point, bank rate. What is bank rate? बैंक रेट किसको बोला जाता है? इस कॉल्ड द डिस्काउंटिंग रेट। बैंक रेट देखो मैंने आपको बोला इसे डिस्काउंटिंग रेट। तो बैंक जिस अमाउंट में कोई भी चीज को डिस्काउंटिंग कराता है पब्लिक के ऊपर, इस कॉल्ड द बैंक रेट। मतलब बैंक हमें कमर्शियल कस्टमर को अपना जो मार्केट में जो कस्टमर है, मार्केट में जो पब्लिक है, उसको किस रेट में पैसे दे रहे हैं या ले रहे हैं, इस कॉल्ड द बैंक रेट, और इट मे बी इज कॉल्ड द डिस्काउंटिंग रेट। मैं डिटेल्स पढ़ रहा हूं, एक बार बड़े ध्यान से सुनना। बैंक रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री RBI इन केस ऑफ द इंडियन and the lend the money to the commercial bank to meet their long term needs. RBI has been actively using the bank rate to control the credit. ये रेट ज्यादा कर देगा पैसे कम आएगा, रेट कम कर देगा पैसे ज्यादा आएगा। The bank rate has the same effect to the repo rate. Therefore, increase in the bank rate, increase in the cost of borrowing from the central bank, which lead to the increase in the lending rate of the commercial bank. It is a discounting, it is a discourage of the borrowing from the taking from the loan from the Central Bank of India, and which reduce the ability of the commercial bank to control the credit. तो हम लोग इसको यूज कर सकते रेपो रेट की तरफ से और द बैंक रेट की तरफ से। जैसे बोरोविंग मतलब उधार लेने की स्ट्रेंथ अगर ज्यादा हो जाएगा तो हम उधार कम देंगे, सिंपल चीज। अगर उधार लेने की पावर अगर कम हो जाएगा तो हम उधार ज्यादा देंगे। तो रिवर्स इफेक्ट होता है, रेट इंक्रीज हुआ लोन कम हो जाएगा, रेट डिक्रीज हुआ लोन ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखा है रिजर्व रेपो रेट के हिसाब से। इसको हम बाद में एक बार जब हम क्वेश्चन आंसर में जाएंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। अब हम पॉइंट में जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब ये मत सोचना कि मार्केट में जो ऑपरेशन हो रहा है एक्चुअली वही है, बट थोड़ा सा डिफरेंसेस है। ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO इसको बोला जाता है, refers to the buying and selling of the government security by the central bank from the public and commercial bank. कुछ सिक्योरिटीज जैसे मैंने क्लास में डिस्कस किया था क्लास 11 में, बिग डिस्काउंट बॉन्ड बेचता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो बोल रहे हैं कि अगर आप मेरा बॉन्ड खरीदोगे तो आपकी उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसमें आप टैक्स नहीं लगाएंगे। ये क्यों करता है सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक इसलिए करता है कि पैसे मार्केट से निकालना है, निकालना मतलब उठा लेना है। अब उस पैसे में अगर हम इंटरेस्ट देंगे और नॉन टैक्सेबल होगा तो बहुत सारे पब्लिक क्या करेगा, उसी में इन्वेस्ट करेगा या उस बॉन्ड को परचेस करने का सोचेगा। क्योंकि हम अगर उसको शेयर मार्केट में लगाते हैं या FD में लगाते हैं या और कहीं भी उसको इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर भी टैक्स इम्पोज करता है। देयर इज ए लिमिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टैक्स। तो यही चीज क्या होता है, अगर रिजर्व बैंक बॉन्ड बेचता है और वो जनरली ये बेचेगा फरवरी का एंड से लेके मार्च तक, क्योंकि दैट इज द एंड ऑफ द ईयर एंडिंग का फाइनेंशियल ईयर का क्लोज होता है, तब वो बॉन्डिंग में मार्केट में लेके आता है, सिक्योरिटीज मार्केट में लेके आता है, पब्लिक को देता है। उसमें पब्लिक को भी बेनिफिट होता है, इंटरेस्ट भी मिल जाता है। हाँ, मार्केट इंटरेस्ट है, बैंक का इंटरेस्ट है थोड़ा सा 0.5-0.7% कम होता है, बट द बेनिफिट इज दैट कि उसमें टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। उस हिसाब से सेंट्रल बैंक पैसे को मार्केट से निकाल लेता है। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम द पब्लिक एंड द कमर्शियल बैंक। RBI is authorized to sell or purchase the treasury bill and the government security. RBI को ये अथॉरिटी दिया जाता है कि तुम मार्केट में इसको लॉन्च करो। The sale of security by the central bank reduce the reserve of the commercial bank. It adversely affects the bank ability and create the credit and therefore decrease the money supply in an economy. Clear हो रहा है? कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसको पढ़ोगे एंड देन सोचोगे तो खुद ही समझ जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट, देयर इज अ लीगल रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट मैंने कल भी डिस्कस किया था। जब भी कहीं से भी लोन लेने जाओगे तुम्हें कुछ रिजर्व रखने पड़ेंगे। पब्लिक जब बैंक से लोन लेने जा रहा है, तुम बोलोगे मेरे को 100 रुपए चाहिए, बैंक बोलेगा नहीं मेरे को आपको मैं 80 रुपीज दूंगा, 20 रुपया आप अपने खाते में मेरे को शो कर दो
कि आपके पास उतना कैपेसिटी है 20 रुपीज सेविंग्स में या 20 रुपीज आप देने का कैपेसिटी है, तभी मैं आपको 80 रुपया लोन दे सकता हूँ। तो दिस इज द टेक्निक ऑल्सो अप्लाई बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन कमर्शियल बैंक। तो यहाँ पे देखो हेडिंग में बोला है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट किसकी है? रिजर्व रखने की। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? According to the legal reserve requirement, the commercial bank are obliged to maintain the reserve. ये 100% commercial बैंक को reserve maintain करने ही पड़ेंगे. It is a very quick and direct method for the controlling of the credit creation's power at the commercial bank. Commercial bank are the required maintain a reserve in the two accounts. One is the CRR, cash reserve ratio, and other is the SLR, statutory liquidity ratio. Now, क्वेश्चन यहाँ से भी ठीक होगा, व्हाट इज CRR? इसके पहले कल मैंने लिया था व्हाट इज LRR। तो उसके बाद यहाँ पे CRR हो गया, SLR। CRR मैं रेफर कर रहा हूँ, इट इज रेफर टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड द टाइम लायबिलिटीज टू बी केप्ट बाय द कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। CRR मतलब फुल फॉर्म इज कैश रिजर्व रेशियो, ए लिमिटेड। मैंने बोला था कि कुछ पैसे तुम्हें सेंट्रल बैंक को देने पड़ेंगे, वो पैसे तुम कैसे दोगे? गोल्ड डिपॉजिट जनरली होता है, परसेंटेज ऑफ गोल्ड डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक, और उसके अगेंस्ट में सेंट्रल बैंक लोन दे देता है कमर्शियल बैंक को। इट्स कॉल्ड द CRR। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ए चेंज इन द CRR अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रिएट द क्रेडिट। चेंज मतलब अगर ये रेशियो बढ़ जाएगा तो कमर्शियल बैंक कम पैसे लेगा, अगर ये रेशियो कम हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसे लेगा। कहाँ से? रिजर्व बैंक से। एंड व्हाट इज SLR? SLR इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इट्स रेफर टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ net demand and the time liabilities which commercial bank are required to maintain with the guidelines from the SLR to maintain in the form of designated liquid asset such as excess reserve on encumbrance of the government and other approval. Securities or currency account is balanced with other bank and its change the SLR effect and the freedom of the bank to sell the government security to borrow against them from the central bank. तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेफर्स ये बोल रहा है कि दिस इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द नेट डिमांड एंड द टाइम लायबिलिटीज व्हिच कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देम फ्रॉम द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लास्ट द मार्जिन रिक्वायरमेंट। व्हाट इज द मार्जिन मनी? लास्ट पॉइंट, मार्जिन मनी में क्या बोल रहा है? द मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ द लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द borrowers against the loan money is margin money बोला जाता है। difference of the asking and the borrowing money is called the margin money. It is the margin fixed by the central bank 40%, then the commercial banks are allowed to give a loan up to 60%। का अगर ये भी सेंट्रल बैंक ही डिफाइड कर देता है कल कि तुम कितना परसेंट मार्जिन में दोगे, 20%, 30%, 25%, जो भी बोलेगा सेंट्रल बैंक उसी को मानने पड़ेंगे कमर्शियल बैंक को, उसी मार्जिन को रख के लोन मार्केट में देने पड़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है, एंड इंक्रीज इन द मार्जिन रिड्यूस द, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करोगे। एंड इंक्रीज इन द मार्जिन रिड्यूस द बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ द मनी सप्लाई, नंबर 1। नंबर 2 पे फॉल इन द मार्जिन एनकरेज द पीपल टू बोरो द मनी। थर्ड में बोला है RBI में prescribe the difference margin for the different types of borrowing against the security of the same commodity। लास्ट में बोल रहा है margin is necessary because it is a bank and give a loan to the equal to full value of the security, then bank will suffer a loss in case of fall in the price of security। That's it। So these are the total short forms of the central bank। पहले definition, function को बाइफर्केशन करके क्या क्या फंक्शन सेंट्रल बैंक दे रहा है, दैट टू बी समराइज्ड इन दिस क्लास। इसके बाद मैंने PDF जो लास्ट पेज में दिया था, एंड दैट इज इट, द सेंट्रल बैंक वर्सेस कमर्शियल बैंक की डिफरेंसेस। इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, यहाँ पे डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, ग्राफिक्स बना रखा है उसके अंदर, उस ग्राफिक को पॉइंट वाइज पढ़ के रीड करके कंप्लीट कर लोगे। एंड टुडे इज एंड ऑफ माय बैंकिंग चैप्टर। मैं टुमारो ऑनवर्ड्स 1-2 दिन में सारे शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन दे दूंगा, विद आंसर देने का कोशिश करूंगा। अदरवाइज उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन भी दे दूंगा, उस क्वेश्चन को आप लोग इसी PDF फाइल को ओपन करके जो मैंने डिस्कस किया उसको लिख लोगे एंड देन आंसर पुट करके मेरे को सेंड करोगे। ठीक है, थैंक यू।